हेलो दोस्तों, तो मैं अंशुमन स्वागत करता हूं आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के थर्ड लेक्चर में। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। ठीक है, और उसको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हमने देख रखा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। ऑर्डर और डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं ये तो आपको मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था। तो आइए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। तो सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हम देख चुके हैं, तो सेकंड ऑर्डर आइए हम लोग आज अभी देखेंगे। ठीक, तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है एफ ऑफ एक्स वाई डैश वाई डबल डैश दिस इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा कोई फंक्शन है वो एक्स का हो सकता है, वाई का वाई डैश और वाई डबल डैश। ठीक है, तो वाई डबल डैश होना चाहिए उसमें, क्योंकि उसमें ये देखिए सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, मीन्स ये तो मस्ट है, ये होगा ही। ठीक है, बाकी इन तीनों में से कुछ भी हो या ना हो तब भी हमारा चल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में इतने कंपोनेंट आपके हो सकते हैं, इसी का आपका फंक्शन जो होगा वही सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म में हम लोग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और एक और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिससे सब लोग जानते भी होंगे। क्या होता है? a2 y डबल डैश। ठीक है, डबल डैश का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, a1 y डैश प्लस a0 दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मैंने होमोजीनियस लिखा है। यहाँ पे f ऑफ x अगर आप कर देते हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो कंडीशन लिखता हूँ, दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू f ऑफ x। तो ये होमोजीनियस के लिए होमोजीनियस, ठीक है, और ये नॉन होमोजीनियस। ठीक, तो ये इसके लिए होगा। ठीक है, तो ये हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें a1 a0 और a2 ये क्या है भैया? कॉफिशिएंट्स है। कॉफिशिएंट ये वाले भैया रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी ये हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। कई बार ये MCQ में MSQ में पूछा जा सकता है कि ये a0 a1 a2 जो है ये कैसे कॉफिशिएंट्स है, रियल ही हैं या रियल या कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं। तो रियल या कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो ये हमारा है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या होता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन? पहले तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को उसका ऑर्डर चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। ऑर्डर चेंज करने का मतलब ये हो गया कि जैसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको हम लोग पहले फर्स्ट ऑर्डर बनाएंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर सॉल्व करके हम लोग अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर का उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ये आप देखेंगे। तो जो ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ, मीन्स ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैं बता रहा हूँ कि ऑर्डर को चेंज करके सॉल्व करना है, वो होमोजीनियस ही डिफरेंशियल इक्वेशन आपके होंगे। ठीक है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कैसे हम लोग ऑर्डर रिड्यूस करके सॉल्व करते हैं ये हम लोग पहले सीखेंगे। फिर उसके बाद मैं एक जनरल तरीका बताऊंगा जिसमें हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे जैसा डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसमें हम लोग सोल्यूशन फिक्स कर देंगे कि अगर ऐसा कुछ रूट आया तो कुछ सोल्यूशन ऐसा होगा, कुछ ऐसा रूट आया कुछ सोल्यूशन उसका दूसरा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल कोएफिशिएंट। वेरिएबल कोएफिशिएंट में मैं आपको तीन कंडीशन बताऊंगा। पहला बताऊंगा कि e⁴ax का अगर कोई वेरिएबल कोएफिशिएंट है, मीन्स f ऑफ x है वो हमारा e⁴ax है अगर, तब हम क्या लिखेंगे उसका सोल्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मीन्स का साइन एक्स या कॉस एक्स है तब हम कैसे लिखेंगे। और तीसरा बताऊंगा कि अगर कोई पॉलिनोमियल है f ऑफ x तब हम उसका कैसे सोल्यूशन लिखेंगे। तो इतने पे हम लोग अपना सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम ये लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखिए मैं बता देता हूँ पहले, ये पर्ची ले आऊँगा, आप सोच रहे होंगे कि पर्ची नहीं है, इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में कराता रहूँगा और ये भी बताऊँगा कि हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए 5 केसेस हैं, 5 तरह के होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग किस में फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो पहला केस हमारा जो है केस फर्स्ट है। अगर मान लीजिए मेरा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसा है कि y डबल डैश हमारा दिस इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है, अगर y डबल डैश f ऑफ x हमें दिया गया है, ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो इसका सिंपल तरीका होता है, इसको फर्स्ट ऑर्डर में बदलने के लिए क्या कर रहे हैं ना, हम पहला जो हमारा पार्ट है इसको आप लिख भी लेंगे, स्टार बना के लिखिएगा कि हम यहाँ पे सॉल्व करने जाना है क्या, ऑर्डर को रिड्यूस करके सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है ना, ये होमोजीनियस नहीं कर सकते इसको क्योंकि यहाँ पे f ऑफ x है। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस दोनों हो सकता है, बस मैं कंडीशन बता रहा हूँ, केसेस बता रहा हूँ, ऐसे केसेस में आप रिड्यूस कर सकते हो उसका ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, y डबल डैश इक्वल टू f ऑफ x लिखा है। अब हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं p ऑफ x जिसको लिखते हैं y डैश। ठीक है,
पी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई डैश हो गया। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे पी ऑफ एक्स डैश दिस इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब कि इसका हो गया डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अब इसको क्या करो आप इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट जब यहाँ पे करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पी ऑफ एक्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, जब आपको पी ऑफ एक्स मिल गया आप इसको यहाँ पे पुट करोगे और यहाँ पे अगर आप जब पुट करते हो तो लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स दिस इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ठीक है ना, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे और यहाँ से आपको वाई ऑफ एक्स जो इसका सोल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, तो फर्स्ट केस था अगर वाई डबल डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो तब हम लोग कैसा अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको कैसे रिड्यूस करेंगे। ठीक है ना, इसके एग्जांपल के लिए एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो एग्जांपल आप लिख लो। एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखूँ तो जैसे दिया है मुझे वाई डबल डैश इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसको आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, 2 बार इंटीग्रेट कर दो, एक बार करो एक कांस्टेंट आएगा, 2 बार दूसरी बार करोगे 2 कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। इसमें भी आप देखो 2 कांस्टेंट आ रहे हैं, पहला कांस्टेंट ये है, दूसरा कांस्टेंट आप इसको जब इंटीग्रेट करोगे दूसरा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो देखिए वाई डबल डैश ये है, तो यहाँ पे आपने डिफाइन किया पी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई डैश। ठीक है ना, तो आपने लिखा कि डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट किया, जिसको इंटीग्रेट किया तो किस पे आ गया, पी ऑफ एक्स मुझे मिल जाएगा ना। जब पी ऑफ एक्स मिल गया तो यहाँ पे पुट कर दिया और डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल कर दिया और यहाँ से आपने फिर से इंटीग्रेट किया तो आपको वाई ऑफ एक्स मिल गया। मीन्स जो वाई डबल डैश का सोल्यूशन है वो आपको मिल गया। इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस आप देखेंगे, सेकंड केस हमारा कह रहा है कि अगर हमारा वाई डबल डैश एफ ऑफ वाई हो। ठीक है ना, सेकंड केस हमारा कह रहा है कि जो हमारा वाई डबल डैश हो वो एफ ऑफ वाई हो। ठीक है ना, ये क्या हो जाए भैया, एफ ऑफ वाई हो जाए। ठीक है, ये सेकंड केस है। ठीक, तो सेकंड केस अगर हमारा ऐसा कुछ है तो इसको में कैसे हम लोग ऑर्डर को रिड्यूस करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें वही पी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई डैश, इसको मान लो, सॉरी पी ऑफ वाई को वाई डैश मानो। क्या करोगे, पी ऑफ वाई को आप वाई डैश मान लोगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे पुट करिए तो मिल जाएगा मुझे पी ऑफ वाई वाई डैश दिस इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ठीक है ना, यहाँ पे पी ऑफ वाई क्यों लिखा, क्योंकि पी ऑफ वाई ही मुझे मिलेगा क्योंकि ये फंक्शन है वाई का ही सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे मिला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ठीक, अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मुझे मिल जाएगा, पी ऑफ वाई मिल जाएगा। इसको इंटीग्रेट किया तो पी ऑफ वाई मिला। अब यहाँ से अगर पी ऑफ वाई आपको मिल गया तो आप क्या करो, इसमें पुट कर दो। जब आपने इसमें पुट किया तो क्या मिला मुझे, वाई डैश इक्वल टू पी ऑफ वाई मिल गया ना। जब आपको वाई डैश इक्वल टू पी ऑफ वाई मिल गया तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी ऑफ वाई और यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन अपना सेकंड ऑर्डर का रिड्यूस करके ऑर्डर को। ठीक है, ऑर्डर को रिड्यूस करके हमने सॉल्व कर लिया ना, क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ऑर्डर रिड्यूस करके हमने सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लिया। इसका जो एग्जांपल है आप लिखिए, एग्जांपल लिख लीजिए। एग्जांपल जैसे मान लीजिए वाई डबल डैश इक्वल टू 1/4 रूट वाई, ऐसा कुछ हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए ये एफ ऑफ वाई है तो वाई डबल डैश है, तो आप क्या करो, वाई डैश इक्वल टू क्या मानो, पी ऑफ वाई मान लो और यहाँ पर रखोगे आप डी पी डिवाइडेड बाई डी एक्स दिस इक्वल टू 1 डी पी बाई डी वाई, इसको मानेंगे सॉरी, और यहाँ पे 4/√y। ठीक है ना, यह हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे पी ऑफ वाई मिल जाएगा मुझे, पी ऑफ वाई कुछ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स लिखा था, ये थोड़ी गलती थी, इसको आप सुधार लेंगे। यहाँ पे एक्स होगा, सॉरी यहाँ पे वाई होगा। ठीक, तो यहाँ पे मिल गया मुझे पी ऑफ वाई यहाँ पे रखोगे तो मिल जाएगा मुझे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी ऑफ वाई, और इसको आप जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे पी ऑफ वाई इक्वल टू वाई डैश लिखा है और पी डैश इक्वल टू हो जाएगा डी पी बाई डी वाई। ठीक है ना, सॉरी एक दिक्कत यहाँ पे है, सुनिए एक दिक्कत हो गई यहाँ पे एक दिक्कत हो गई। देखिएगा, अगर वाई डबल डैश इक्वल टू एफ ऑफ वाई है तो हम यहाँ पे करते हैं कि पी ऑफ वाई दिस इक्वल टू वाई डैश, ये माना हमने। फिर यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे तो वाई डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी एक्स। ठीक है, और ये वाई का फंक्शन है तो चेन रूल लगाओ तो क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स।
ठीक है ना। दिस इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स को क्या माना है, पी ऑफ वाई, तो पी वाई डी पी बाई डी वाई दिस इक्वल्स टू वाई डबल डैश होगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक थी, इसको आप देखेंगे, सुधार लेंगे इसको। तो हमारा जो वाई डबल डैश है वो ये हो जाएगा, यहाँ पे आप पुट करोगे तो क्या लिखोगे, पी ऑफ वाई डी पी बाई डी वाई दिस इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। ठीक, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाओ, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाओगे तो पी ऑफ वाई यहाँ पे जो ये है हमारा फंक्शन वाई का, ये हमें मिल जाएगा, पी ऑफ वाई मिल गया। आप यहाँ पे आप पुट कर दो तो वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ऑफ वाई, और पी ऑफ वाई आपको पहले से ही पता है। समझ पाए आप? एग्जाम्पल मैंने पहले नोट करा दिया था, उसको नोट कर लेंगे। और ये हमारा सेकेंड केस है। ठीक है, उसमें थोड़ी गलती थी, क्यों, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन एक्स से कर रहे थे, वाई का फंक्शन था, तो वहाँ पे आपको चेन रूल लगाना ही पड़ेगा। ठीक, थर्ड केस है हमारा, जिसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड केस है कि अगर हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई डैश इक्वल्स टू हो जाए एफ ऑफ वाई डैश। ठीक है ना, फिर वही आपको बात है, आप क्या करो, पी ऑफ एक्स को मान लो कि इसके वाई डैश के इक्वल। ठीक, अब यहाँ से देखिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई डैश मान लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी डैश इक्वल्स टू एफ ऑफ पी एक्स हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डी पी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, पी ऑफ एक्स मिल जाएगा, और पी ऑफ एक्स जैसे मिल गया तो आपने यहाँ पुट किया और आपको क्या मिल गया, वाई ऑफ एक्स। ठीक है ना, इसको यहाँ पे पुट करना है। समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हो। इसका एग्जांपल आप देखेंगे, इसका जो एग्जांपल है वो है वाई डबल डैश दिस इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है। इसमें देखिए वाई डैश का फंक्शन है, तो इसमें भी आपको सिर्फ क्या करना है, ऐसे सीधे अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ डी पी बाई डी एक्स दिस इक्वल्स टू एफ ऑफ पी एक्स, का मतलब हो गया अंडर रूट 1 माइनस पी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। ठीक है, इसको आप नीचे ले आओगे, डी पी बाई अंडर रूट, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आपको फार्मूला पता है, या ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आप इसको कर सकते हो। तो पी की फॉर्म में आपको पी ऑफ एक्स यहाँ से आपको मिल जाएगा। जब पी ऑफ एक्स मिल जाएगा तो आप यहाँ से वाई ऑफ एक्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो एग्जांपल करके आप देख लेंगे, मैंने हिंट दे दिया कितना आपको क्या करना है। चलिए ठीक है, ये थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस क्या है? फोर्थ केस है भैया, अगर वाई डबल डैश एक्स जो है हमारा फंक्शन हो जाए किसका, वाई डबल डैश एक्स हमारा फंक्शन हो जाए, किसका फंक्शन हो जाए, एक्स और वाई का, इसका फंक्शन हो जाए, तो फिर आपको क्या वही करना है, वाई डैश इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स मान लोगे। ठीक है, वाई डैश इक्वल्स टू आपने पी ऑफ एक्स जैसे ही माना, अब यहाँ से आपको फिर वही वाई डबल डैश इक्वल्स टू पी डैश एक्स, तो यहाँ पे डी पी बाई डी एक्स निकालोगे। ठीक है ना, डी पी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे कैसे, वाई डैश इक्वल्स टू आपने माना पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो वाई डैश इक्वल्स टू हो गया आपका डी पी बाई डी एक्स। ठीक, तो यहाँ से आप इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो, इसको और इसको। ठीक है, पी ऑफ एक्स ही आपको यहाँ से मिलेगा और वाई आपको उधर मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ से आप देखेंगे, सॉरी ये दिक्कत है, ये वाई डैश यहाँ पे है, वाई डैश है। ठीक है, तो ये है पी ऑफ एक्स। अगर हमारा वाई डबल डैश इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डैश अगर हो जाए, तब हम क्या करेंगे, वाई डैश इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स मानेंगे, वाई डबल डैश इक्वल टू पी डैश एक्स डी पी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स कॉमा पी एक्स। तो यहाँ देखो पी एक्स और एक्स का फंक्शन है और ये पी एक्स और एक्स का फंक्शन। ठीक, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो पी ऑफ एक्स आपको मिल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और इसको यहाँ पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वाई ऑफ एक्स। इसका अगर मैं एग्जाम्पल देखना चाहूँ तो देखिए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एक्स वाई डबल डैश दिस इक्वल्स टू वाई डैश और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए वाई डैश का फंक्शन है और एक्स का फंक्शन है। ठीक, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मतलब कि उसका जो ऑर्डर है वो रिड्यूस करके। तो वाई डैश मैंने माना क्या, पी। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पे एक्स पी डैश इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पे डी पी बाई डी एक्स में लिख सकता हूँ, डी पी बाई डी एक्स इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई एक्स। तो यहाँ पे देखिए डी पी बाई पी स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स, इसको आप इंटीग्रेट करोगे। ठीक है ना, तो p को x की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। p अगर x की फॉर्म में आपको मिल गया तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स को जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तब आपको क्या मिल जाएगा, y ऑफ x मिल जाएगा। समझ पाए?
समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हो। चलिए ठीक है, तो हमारी होगी फोर्थ कंडीशन। फोर्थ केस अगर ऐसा मुझे कुछ है तो मैं इसको रिड्यूस करके, ठीक है ना, उसका ऑर्डर रिड्यूस करके मैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, नॉन होमोजीनियस ही है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था होमोजीनियस ही होना चाहिए, नहीं होमोजीनियस जरूरी नहीं है, नॉन होमोजीनियस है तब भी चल जाएगा। फिफ्थ केस हमारा है कि अगर वाई डैश मेरा वाई डबल डैश इक्वल टू एफ ऑफ वाई कॉमा वाई डैश हो जाए, ठीक है ना, ऐसा कुछ हो जाए। एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, तभी पंक्ति अपनी रख देता हूँ। एग्जाम्पल मेरा है 2y + 3 वाई डबल डैश इक्वल टू 2y + 3 इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। देखिए मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन है वाई डबल डैश इक्वल टू वाई कॉमा वाई डैश। अब क्या करते हैं, सिंपल सी यही बात है कि अब क्या करें, पी डैश को क्या मान लें, एफ ऑफ वाई। ठीक है, अब देखिए डी पी बाई डी एक्स आप कर रहे हैं, ये पी ऑफ पी ऑफ वाई को मान लीजिए वाई डैश। ठीक है ना, तो पी ऑफ वाई डी बाई डी एक्स, अगर मैं वाई डबल डैश निकालूंगा तो इसका मतलब यही हुआ। तो मतलब क्या हो गया, डी पी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को पी ऑफ वाई माना है, तो पी ऑफ वाई डी पी ऑफ वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो गया वाई डबल डैश। तो वाई डबल डैश की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, और जब आप पुट करोगे, देखिए आप पुट करिए तो क्या मिलेगा, पी ऑफ वाई डी पी ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स दिस इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई कॉमा पी ऑफ वाई। ठीक है ना, देखिए पी ऑफ वाई और वाई का फंक्शन, पी ऑफ वाई और वाई का फंक्शन। ठीक है, सॉरी यहाँ पे वाई होगा यार, ये ज़्यादा ही गलती हो रही है कुछ, समझ पा रहे हो? तो देखिए यहाँ पे जो LHS का जो फंक्शन है वही RHS का फंक्शन है, तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, पी ऑफ वाई। जैसे आपको पी ऑफ वाई मिला तो आप क्या करोगे, वाई डैश की वैल्यू यहाँ पे रखोगे। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स दिस इक्वल्स टू पी ऑफ वाई मिल जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से पी ऑफ वाई मिल गया, आप इसको इंटीग्रेट कर दो। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से आपको वाई ऑफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कैसे होगा, देखिए वही सिंपल सी बात है, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ इस वाले स्टेप से। तो पी ऑफ वाई डी पी बाई डी वाई दिस इक्वल्स टू 2y + 3 और यहाँ पे वाई डैश की जगह पी स्क्वायर। ठीक है ना, देखो पी डी पी और यहाँ पे पी स्क्वायर, इसको नीचे ले आओ, वाई को इधर ले जाओ, इंटीग्रेट कर दो, पी मिल जाएगा फंक्शन किसका, वाई का, पी ऑफ फंक्शन ऑफ वाई। यहाँ से फिर इसको इंटीग्रेट करोगे और यहाँ से आपको वाई ऑफ एक्स मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? तो 5 एग्जाम्पल बताया मैंने, 5 केस बताया। अगर ऐसे केसेस हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसकी ऑर्डर को रिड्यूस करके, सिर्फ आपको फर्स्ट ऑर्डर अगर सॉल्व करना आता है तो उसके ऑर्डर को रिड्यूस करके आप ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और हाँ ये भी बता दूँ, ये जो मैंने बताया आपको 5-6 केस, ऐसे केसेस में अपने अगर आप प्रोग्रामिंग वगैरह करते हो कंप्यूटर में, ठीक है, तो इन सब जो मैंने केसेस बताए, इनका कोई केस है अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप अगर ऐसे सॉल्व करते हो, पहले आप सेकंड से फर्स्ट में ले जाते हो, फर्स्ट से सॉल्व करते हो, तो ज़्यादा रिलेवेंट होता है। ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर अगर आप सीधे कर देते हो तब तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको क्या करना है, ऑर्डर को रिड्यूस करके सॉल्व करना है, तो भी आप इससे कर सकते हो। ठीक है ना, तो मतलब कि ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी यूज आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि अगर हम ऑर्डर रिड्यूस करके सॉल्व करना चाहें तो ये 5 केसेस हैं। अगर हमारा वाई डबल डैश इन 5 केसेस की तरह है, ठीक, तो हम कैसे उनको सॉल्व करेंगे ऑर्डर को रिड्यूस करके, इतना आपने समझ लिया। अब देखेंगे हम लोग कि अगर हमारा होमोजीनियस, जैसे पहला होमोजीनियस था, नॉन होमोजीनियस, ठीक है ना, तो पहला हम करेंगे होमोजीनियस के लिए, होमोजीनियस के लिए अपना सोल्यूशन निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे नॉन होमोजीनियस के लिए। ठीक है, तो पहले होमोजीनियस के लिए देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नॉन होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम सोल्यूशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं होमोजीनियस के लिए। तो होमोजीनियस के लिए मतलब हमारा एफ ऑफ एक्स है वो 0 है। ठीक है ना, RHS हमारा 0 है, तो मीन्स क्या हो गया, जो हमारा इक्वेशन बनी ए नॉट वाई डबल डैश प्लस A1 वाई डैश प्लस ए नॉट दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे ए ऑफ वाई होगा, इसको भी आप लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमारा जो वाई डैश है, ठीक है ना, ये है डी, वाई डबल डैश है, ये है डी स्क्वायर वाई और ये वाई। ठीक है ना, वाई डैश को डी वाई लिखते हैं,
वाई डबल डैश को डी स्क्वायर वाई लिखते हैं, ठीक है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है ना, और इसको लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई। इसको लिखा जा सकता है ना, वाई डबल डैश और वाई डैश को लिखा जा सकता है। तो हम इसको डी लिखते हैं, इसको डी स्क्वायर लिखते हैं। अब इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो देखिए क्या मिलेगा मुझे, ए नॉट डी स्क्वायर वाई प्लस ए वन डी वाई प्लस ए नॉट वाई दिस इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं वाई कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा ए नॉट डी स्क्वायर प्लस ए वन डी प्लस ए नॉट दिस इक्वल टू 0। ये देखिए हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मीन्स इसके कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे, ठीक है ना। इसका मैं 2 रूट निकालता हूँ, ठीक है, और उन रूट्स के ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, अपना सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखिए y तो 0 होगा नहीं, यही 0 होगा, ये 0 होगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब यहाँ से मुझे रूट मिलेगा, किसकी वैल्यू मिलेगी, d की वैल्यू मिलेगी, और उसी रूट के बेसिस पे हम लोग अपना जो सोल्यूशन है वो लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालेंगे आप श्रीधराचार्य फार्मूले से, मैंने आपको बताया था। श्रीधराचार्य फार्मूला आप लगाइए तुरंत और आप रूट अपना कैलकुलेट करिए, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए रूट के ऊपर मुझे लिखना है क्या, सोल्यूशन, तो पहला जो कंडीशन है रूट्स जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो, रूट डिफरेंट हो और रियल हो, ठीक है। तो हमारा जो सोल्यूशन होता है वाई ऑफ एक्स इक्वल टू वो होता है c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x, ठीक है। m1 और m2 आपके रूट्स हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रूट्स m1 है और m2 है, ठीक है। अगर रूट्स हमारे डिफरेंट है, देखिए डिफरेंट है m1 और m2 और क्या है, रियल है, तब हमारा जो सोल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो लिखा जाएगा y ऑफ x इक्वल टू c1 ऑफ e टू द पावर m1x c2 e टू द पावर m2x। ये हमारा है जनरल सोल्यूशन, ठीक, बिल्कुल समझ गए। अब देखिए दूसरा क्या हो, रूट्स हमारे इक्वल हो जाए, ठीक, रूट्स इक्वल है मीन्स m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m है, ठीक। इस कंडीशन में जो हमारा सोल्यूशन लिखा जाता है वो लिखा जाता है y ऑफ x इक्वल्स टू c1 प्लस c2x e टू द पावर mx। समझ गए बिल्कुल, m क्या है हमारा, रूट है, ठीक है ना, इक्वल रूट, ठीक। अगर मान लीजिए यही 3 रूट निकल के आते तब यही इसको आप बढ़ा दीजिए, c1x प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर और e टू द पावर mx, ठीक है ना। इसमें अगर 3 रूट निकल के आते तो c3 e टू द पावर m3x, ठीक है। वैसे हम सेकंड ऑर्डर डील कर रहे हैं तो आपका सिर्फ 2 तक ही वैलिड रहेगा, मतलब कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा, ठीक। तो मैंने एक्सटेंड करने का भी तरीका आपको बता दिया कैसे आप एक्सटेंड करेंगे। तो ये हमारा सोल्यूशन होगा, 2 हो गया। तीसरी जो कंडीशन आती है वो इम्पॉर्टेंट भी है कि अगर हमारे जो रूट्स हैं, रूट्स हमारे क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, रूट हमारे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो, मीन्स a प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में हो, ठीक है ना। मीन्स एक रूट हो m1 हो a प्लस आयोटा बीटा, m2 हो a माइनस आयोटा बीटा, ठीक है ना। मतलब कि क्या हो, रूट्स कॉम्प्लेक्स हो, तब इस केस में हमारा जो y ऑफ x होता है, मीन्स जो सोल्यूशन होता है वो होता है e टू द पावर, ये अल्फा लिखा हूँ, e टू द पावर अल्फा x a कॉस बीटा x प्लस b साइन बीटा x, ठीक है ना। बीटा आपको समझ रहे हो ना, बीटा आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ए और बी आपके कांस्टेंट है, यहाँ पे c1 c2 कांस्टेंट है, यहाँ पे c1 और c2 कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये 3 तरीके के रूट हमारे हो सकते हैं, उनके लिए हमारा जो सोल्यूशन है वो ये होगा, ठीक है। इतना आप समझ रहे हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स अगर रूट है तो ये हो जाएगा, रूट अगर इक्वल है तो ये सोल्यूशन होगा, अगर रूट हमारे डिफरेंट हैं और अनइक्वल हैं तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो कुछ ऐसा सोल्यूशन होगा जनरल, ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब आपको नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में समझा दूंगा, फिर उसके बाद जब मैं नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, उसमें आपको इसको भी सॉल्व करना, उसे मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो ये समझ गए कि रूट हमारे कैसे होंगे। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ इतना था, इसके 3 कंडीशन है, इन्हीं पे आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड होता है, ठीक है। सेकेंड है नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस भैया जो मैंने बताया, सेकेंड है भैया नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस में पहला है कांस्टेंट कॉफिशिएंट, कांस्टेंट कॉफिशिएंट अगर हो हमारा, ठीक है ना, कांस्टेंट कॉफिशिएंट। दूसरा है कि वेरिएबल कॉफिशिएंट है, वेरिएबल कॉफिशिएंट, ठीक है ना। वेरिएबल कॉफिशिएंट अगर है हमारा तब हमारा क्या होगा,
ठीक है। तो पहले मैं वेरिएबल में बताऊंगा, वेरिएबल में कुछ कंडीशन पुट करूंगा और वहाँ से आप कांस्टेंट कोएफिशिएंट आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसी होगी, a2y डबल डैश प्लस a1y डैश प्लस a नॉट y दिस इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है ना, f ऑफ x ये होगा। ठीक है, इसमें हम लोग दो तरीके, मतलब कि इसमें दो पार्ट होते हैं इसके सोल्यूशन के, जिसका सोल्यूशन होगा वो दो पार्ट में होगा। पहला जो होगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, और दूसरा पार्ट जो सोल्यूशन का होगा वो होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा भैया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है ना, इसको लिखते हैं हम लोग CF और इसको लिखते हैं PI। ठीक है ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल बेस्ड होगा f ऑफ x पे। ठीक है, और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो इस इक्वेशन पे बेस्ड होगा। मतलब कि जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं तो हम f ऑफ x को 0 रख देते हैं, और जब हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं तो वो सिर्फ बेस्ड होता है f ऑफ x पे। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है हमारा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व कर दो जो है इक्वल टू 0 करके, तो यही हमारा हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मतलब कि आपने आधा क्वेश्चन कर लिया। यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इसको इक्वल टू 0 करके और सॉल्व कर दिया तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल दिया और आपका आधा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल आता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए f(x) की डिफरेंट फॉर्म जो मैंने आपको बताई, e⁴ax cos ax sin ax ऐसा कुछ हो या पॉलिनोमियल हो फंक्शन, तो हम उसमें कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल अपना निकालते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब बने रहें। चलिए ठीक है, ये समझ में आया कि पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का निकालना है तो f(x) को 0 रखो और इसका सोल्यूशन निकाल दो, वही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। ठीक, तो आइए देखिए, तो मैं सीधा बताता हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मेरा क्या है, अगर जो पहला देखिए कांस्टेंट कोएफिशिएंट का मतलब हो गया कोई कोएफिशिएंट है c, f ऑफ x इक्वल टू क्या है, c है, इसको हम लिख सकते हैं e⁴0। ठीक है ना, वेरिएबल कोएफिशिएंट में आपके मैं बताऊंगा e⁴ax, या आप प्लस माइनस में यहाँ लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बताऊंगा cos ax sin ax, इसको कैसे निकालेंगे, इसमें मतलब एक तो बताऊंगा, दूसरा भी उसी की तरह है, और तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि अगर पॉलिनोमियल है, क्या भैया पॉलिनोमियल है, तब उसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो PI के लिए हम लोग ये अगर f ऑफ x हमारा ये चीज़ें हैं तब कैसे निकलेंगे। ठीक है, जो आपके जैम के सिलेबस में सिर्फ यही है। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा, मैं बताने चाह रहा हूँ, अगर f ऑफ x हमारा क्या हो, e⁴ax हो। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसको अगर d की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखते हैं, d² a2 प्लस a1d प्लस a0, यही तो लिखते हैं, y दिस इक्वल टू क्या लिखते हैं, e⁴ax। अगर हमारा गिवन है f ऑफ x, ये लिखेंगे, और यहाँ से आप देखिए तो मेरा जो y ऑफ x होगा, इसी को पर्टिकुलर इंटीग्रल भी हम लोग कह रहे हैं, दिस इक्वल टू e⁴ax डिवाइडेड बाई f ऑफ d ना, फंक्शन ऑफ d है ना, ये देखिए d का फंक्शन है ना, a0 a1 a2, ये तो कांस्टेंट ही है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, और ये d का फंक्शन है। ठीक है, अब इसी को हम लोग लिखते हैं e⁴ax डिवाइडेड बाई f ऑफ a। समझ पा रहे हो? तो क्या करो आप, ये जो यहाँ a है उसको आप यहाँ पे रखो। ठीक, और यहाँ पे एक कंडीशन है कि ये तभी हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा e⁴ax का, जब हमारा f ऑफ a जो है वो 0 ना हो। ठीक है ना, f ऑफ a अगर 0 नहीं है तब हमारा ये जो e⁴ax का ये जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगा। ठीक है, अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं बनता है, ठीक है, अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं बनता है मीन्स f ऑफ a हमारा 0 हो जाता है, तब हम क्या करेंगे, अगर f ऑफ a हमारा 0 है तब हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, ठीक है, अगर मेरा f ऑफ a जो है वो 0 हो गया, ठीक है, देन y ऑफ PI पर्टिकुलर इंटीग्रल ये क्या हो जाएगा, x इंटू e⁴ax डिवाइडेड बाई f ऑफ f'(a)। f'(a) का मतलब है क्या करो कि जो d क्या, f ऑफ d ऑफ f'(a) का मतलब हो गया कि f'(d) एट d इक्वल टू a। ठीक है ना, ये निकालो तो f'(a), ठीक है, तो इसको निकालेंगे x डॉट, तो अगर ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा या पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगा अगर हमारा f'(a) 0 ना हो। अगर ये भी 0 हो गया, अगर हमारा f'(a) भी 0 हो गया तब हम क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करें, y ऑफ PI इंटीग्रल जो हमारा बनेगा क्या हो जाएगा, x² e⁴ax डिवाइडेड बाई f'(a)। समझ पा रहे हो? तो ऐसे से आप बढ़ाते हुए चले जाओ जब तक हमारा ये 0 ना, मतलब कि ये 0 के इक्वल जब तक ना आ जाए।
जीरो को इक्वल आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। जब तक जीरो के अनइक्वल ना आ जाए तब तक हम लोग इसको ऐसे करते रहेंगे। यहाँ पे एफ डबल डैश ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। समझ पाए? तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। और हम जब टोटल सोल्यूशन लिखेंगे वाई टोटल, तो हम लिखते हैं सी एफ पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? चलिए ठीक है, ये हो गया। अगर हमारे e टू द पावर ए एक्स की फॉर्म में हमारा कोई एफ ऑफ एक्स हमारा e टू द पावर ए एक्स की फॉर्म में, e टू द पावर माइनस एक्स फॉर्म में, तब भी आपको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक, समझ गए? इधर समझ गए? अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, जैसे कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए, कांस्टेंट अगर कोफिशिएंट है मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी ई टू द पावर जीरो। ई टू द पावर जीरो का मान क्या होता है? 1 ही होता है। समझ पा रहे हो? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर जीरो, ये मैं लिख सकता हूँ ना। यहाँ से आप देखो तो ई टू द पावर ए एक्स की फॉर्म में है, जीरो इंटू एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे हम लोग निकालते थे पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब पी आई, तो क्या निकालते थे हम लोग, ई टू द पावर सी इंटू ई टू द पावर जीरो इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जीरो आप लिख दो। ठीक है ना, एफ ऑफ जीरो अगर आपका इक्वल नहीं है जीरो के, तो हमारा ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। अगर जीरो के इक्वल आ जाता है तब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप करेंगे जिसमें एक्स का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हो। तो आपका सी इंटू ई टू द पावर जीरो इंटू एक्स है, तो यहाँ से आप कांस्टेंट कोफिशिएंट का भी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए कांस्टेंट जो है उसको जीरो रखिए और आप होमोजीनियस पार्ट का क्या निकालें, सोल्यूशन निकालें, और उसको क्या करें, पर्टिकुलर इंटीग्रल में ऐड कर दें, आपको टोटल सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना, इसको समझ गए? ठीक है, अब इसी पे बेस्ड है कि अगर एफ ऑफ एक्स हमारा कॉस ऑफ ए एक्स हो जाए या साइन ऑफ ए एक्स हो जाए, ठीक है, तब हम क्या करेंगे। तो अब देखिए, कॉस ऑफ ए एक्स को अगर मैं किस में लिखना चाहूँ, किस में लिखना चाहूँ, ई टू द पावर एक्स में क्या लिखूँगा, ई टू द पावर, और ऐसे ही अगर आपको कॉस हाइपरबोलिक एक्स का निकालना है, ए एक्स का, साइन हाइपरबोलिक ए एक्स का निकालना है, तो सबका निकल सकता है ना, क्योंकि हमने ई टू द पावर एक्स का निकालना सीख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ई टू द पावर आयोटा ए एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा ए एक्स डिवाइडेड बाई 2 लिख दोगे। अब इसका आप अलग पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालो, इसका आप अलग पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालो, या आप क्या करो, हाफ अलग रख दो और ई टू द पावर आयोटा ए एक्स इसका अलग निकाल लो, प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा ए एक्स इसका अलग आप निकाल लो। और इसका जब दोनों का पर्टिकुलर इंटीग्रल आप निकाल लोगे, वही आपका टोटल नेट, दोनों को जोड़ दो, नेट आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। और आपको पहले से ही कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता ही है, आप उसमें टोटल ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें जो एफ ऑफ एक्स है वो कॉस ए एक्स है, साइन ए एक्स है, कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स है, या साइन हाइपरबोलिक ए एक्स है। समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हो। ठीक है ना, इन आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स का हमारा। सिर्फ ई टू द पावर का अगर आपको ई टू द पावर ए एक्स का अगर आपको करना आता है सॉल्व, तो आप साइन कॉस का वगैरह का सॉल्व कर सकते हो। इसमें देखो, जैसे सब कहेंगे ई टू द पावर आयोटा ए एक्स है, तब मैं एफ ऑफ ए की जगह क्या मानूँ, एफ ऑफ आयोटा ए मान लो। ठीक है ना, तो ए क्या हो जाएगा, आयोटा ए। ठीक, तो उसको आप रख के सॉल्व कर लो। समझ पा रहे हो? तो ये आप करेंगे और वहाँ से आप अपना सोल्यूशन निकाल लेंगे। इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हो गया। तो हमने क्या किया, हमने सोल्यूशन निकाल लिया कि इसका जब एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो, पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन एक्स कॉस एक्स वगैरह, और दूसरा हमने ई टू द पावर अगर ए एक्स है, तब उसके लिए हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल अपना डिफाइन कर दिया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फिर से मैं बता रहा हूँ कि क्या करो, एफ ऑफ एक्स को जीरो रख दो, जो सोल्यूशन आपका आएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, में से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो रखोगे तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उसका जो सोल्यूशन आएगा वही आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। ठीक है ना, और जब RHS को जब सॉल्व करते हो तो आपको वहाँ से जो सोल्यूशन मिलता है वो हमारा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, और उसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल जब आप जोड़ देते हो तब आपको मिलता है टोटल सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए थर्ड है इसका पार्ट। थर्ड है, अगर हमारा पॉलिनोमियल हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो, पॉलिनोमियल, तब हम क्या करेंगे, अगर एफ ऑफ एक्स हमारा पॉलिनोमियल है तब क्या करेंगे। तब देखिए, इसके लिए एकदम एक आसान सी ट्रिक है। क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश माइनस वाई प्लस 3y दिस इक्वल्स टू 2x क्यूब, या मान लेता हूँ मैं 2x x टू द पावर n ax टू द पावर n इन a1 x टू द पावर n माइनस 1 a2 x टू द पावर n माइनस 2
डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ है हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। एन कुछ भी हो सकता है। आप अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं मान लेता हूँ तो क्वाड्रेटिक में एन इक्वेशन यहाँ पे 2 रख दो, ठीक है। और क्यूबिक है तो 3 रख दो, और क्वाड है तो 4 रख दो, ठीक है ना। पेंट है तो उसमें 5 रख दो, ठीक। तो ये रख सकते हो। तो ऐसी कुछ इक्वेशन मेरी, ये जनरल मैंने ले लिया, ठीक है। तो आप देखो, अगर मैं सी एफ निकालना चाहूँ तो सी एफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश प्लस 3y दिस इक्वल टू 0। यहाँ से जो वाई ऑफ एक्स आएगा, ठीक है ना, जो सोल्यूशन आपका आएगा, ये हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक। इसको आप समझ गए। इसको आप लिख लेंगे, सी एफ आपने निकाल लिया। आप देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है। इसमें आपको क्या करना है, पहले आप देखिए कि किस ऑर्डर की इक्वेशन है, जैसे क्वाड्रेटिक है या लीनियर है या कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए nth ऑर्डर की इक्वेशन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो nth ऑर्डर का आपको एज्यूम करना पड़ेगा ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, nth ऑर्डर का एज्यूम करना पड़ेगा। nth ऑर्डर का अगर आप एज्यूम करते हो तो आप लिखोगे a x टू द पावर n, ठीक है ना, a0 a1 a2, इसमें नोन है, ये नहीं है कि इसमें अननोन है, इसमें नोन है ना, क्योंकि आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी रहेगी, ठीक। तो यहाँ पे आप लिखोगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, हमारा क्या करेंगे हम लोग, nth ऑर्डर का एक पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, ठीक। प्लस b x टू द पावर n माइनस 1 प्लस c x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब इसको जब हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल इसको एज्यूम किया तो क्या होगा, एफ ऑफ, मतलब ये क्या है, ये हमारा RHS साइड है, तो RHS साइड क्या होगा, LHS साइड के इक्वल होगा, ठीक। अब इस y ऑफ x को अगर हम पेरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, जैसे कि क्या करेंगे हम लोग, y डबल डैश x यहाँ से निकालेंगे, y डैश x निकालेंगे, ठीक है। और y ऑफ x हमें पता ही है, जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे और क्या करेंगे, जो x की पावर का कॉफिशिएंट है, मतलब कि इधर अगर x स्क्वायर है तो इधर जो x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, इसको जब कंपेयर करेंगे वहाँ से हमें क्या मिलेगा, a b और c के वैल्यू मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिल जाएगी। अगर हमें यहाँ से a b c की वैल्यू मिल जाएगी, क्यों हम ऐसा इक्वल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये ट्रू है किसी भी x के लिए, ठीक है। किसी भी अगर x के लिए ट्रू है तो x की पावर का जो कॉफिशिएंट है, हर एक x की पावर का जो कॉफिशिएंट है दोनों साइड में वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है ना, नहीं तो आप इधर ले आओ, जब आप इधर ले आते हो तो आप क्या करोगे, कॉमन लोगे, तब भी आप क्या करोगे, कॉफिशिएंट को 0 करोगे। ऐसा तो है नहीं x को 0 कर लोगे, ऐसा ही तो करोगे। जैसे आप देखिए, अब इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, ए बी सी डी एन जितने भी हैं सब कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी, और यहाँ से हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। सी एफ हमने पहले निकाल रखा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें मिल जाएगा, और हम टोटल सोल्यूशन अपना लिख देंगे, ठीक है ना। इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल है हमारा एफ ऑफ एक्स, तो आइए देख लेते हैं। अगर मान लेता हूँ मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जांपल लिख रहे हैं हम लोग, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 3y दिस इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ऐसी कुछ हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमारा है, ठीक। और ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा कुछ दिया है, इसका सोल्यूशन निकालना। तो देखिए सी एफ के लिए, सी एफ में निकालना बताऊंगा नहीं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3 दिस इक्वल्स टू 0। तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4ac मतलब 12, यहाँ पे माइनस कर दो तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यार आयोटा आयोटा आएगा तो गंदा लगता है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मिल गया 2 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से मिला आपको 3 और -1, ठीक है। देखिए डिफरेंट है, तो सी एफ मेरा हो गया, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हो गया वो e टू द पावर 3x प्लस c2 e टू द पावर -6, ये हमारा हो गया कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। समझ में आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये भी पता चल गया, और सी एफ क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है वो भी हमें यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। अब हम चलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ, ठीक है। सी एफ आपको मिल गया, सी एफ आप नोट कर लेंगे। अब देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल ये निकालते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए जैसे मैंने बताया, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम एज्यूम करेंगे अपना जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही एज्यूम करेंगे, जैसे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने एक जनरल एज्यूम कर ली। अब क्या करते हैं, ये सेटिस्फाई करेगा इसको, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है ना, क्योंकि LHS और RHS हमारा बराबर होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ से आप इसमें पुट करिए, तो क्या लिखोगे, y डैश एक्स क्या हो जाएगा भैया, जल्दी बोलो, 2ax प्लस बी, y डबल डैश क्या हो जाएगा,
2a, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप पुट करिए तो 2a माइनस 2ax प्लस b माइनस 3y दिस इक्वल्स टू, सॉरी y की जगह आप इसको लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिस इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये हो गया। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के साथ के जो कॉफिशिएंट है एक जगह लिखिए, तो एक्स स्क्वायर का देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉफिशिएंट है, मतलब 3a एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए एक्स के कॉफिशिएंट, एक्स के क्या है माइनस 4a, ठीक है ना, माइनस 4a, यहाँ पे देखिए माइनस 3bx, मतलब कि हो गया प्लस 3b, ठीक है ना, 4a प्लस 3b, और यहाँ पे आपको मिला माइनस 2b, अब यहाँ पे कांस्टेंट वाले लिख लीजिए, प्लस 2a माइनस 2b माइनस 3c दिस इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर के जो कॉफिशिएंट है दोनों तरफ कंपेयर करिए, एक्स के जो कॉफिशिएंट है उसको कंपेयर करिए और जो कांस्टेंट है हमारा उसको कंपेयर करिए, ठीक है। आइए कंपेयर करते हैं हम लोग। देखिए तो कंपेयर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, कंपेयर करेंगे तो मुझे 3 इक्वेशन मिलेगी। देखिए क्या मिलेगा, पहला इक्वेशन मिलेगा माइनस 3a दिस इक्वल्स टू 2, ठीक। दूसरा मिलेगा, यहाँ से देखेंगे यहाँ पे x भी है, ठीक है, माइनस 4a माइनस 3b दिस इक्वल्स टू 3, ठीक। अगर प्लस माइनस में भैया दिक्कत हो जाए तो उसको आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, माइनस 2b दिस इक्वल्स टू, और यहाँ पे माइनस 3c, ठीक है, यहाँ से मिला मुझे दिस इक्वल्स टू 4, ठीक। अब यहाँ से देखिए 3 इक्वेशन 3 अननोन, यहाँ से आप ABC की वैल्यू निकाल सकते हो, ABC की वैल्यू निकालो और यहाँ पे आप पुट कर दो, तो यहाँ से मुझे मिल गया पर्टिकुलर इंटीग्रल किसका, y का, ठीक है, ठीक। अब यहाँ से मिल जाएगा ना, एक क्वेश्चन क्या मिलेगा माइनस 2/3, 2/3 यहाँ पे रखोगे, यहाँ से b मिल जाएगा, और इसमें b और a की वैल्यू रखोगे तो यहाँ से c मिल जाएगा, इसमें पुट करोगे तो आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल जैसे मिला तो आप लिखोगे y नेट, मतलब टोटल सोल्यूशन जो हो गया मेरा हो गया CF प्लस PI, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, ठीक है ना। और ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब कि नंबर आप कांस्टेंट कितने होंगे, सिर्फ 2, ठीक, जो कि CF मतलब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आपके आ जाएंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल में कोई भी कांस्टेंट आपका नहीं आएगा, इसको मैं पहले बता दे रहा हूँ, जितने भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें उतने ही नंबर ऑफ कांस्टेंट आते हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब इसमें 2 कांस्टेंट आएंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 कांस्टेंट आपका आता है, ठीक है। तो बस इतना ही था सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट का, ये मैंने आपको बताया कैसे डील करेंगे, क्योंकि आपको e⁴ax का करना आता था। उसमें क्या किया मैंने, x को 0 रख दिया, ठीक है, x को 0 मत रखो, a को 0 रख लो, ठीक है। a को अगर आपने 0 रख दिया तो क्या हो गया, एक कांस्टेंट मुझे मिल गया। तो कांस्टेंट के लिए, कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए भी मैंने निकाल लिया, ठीक है। और मैंने नॉन होमोजीनियस अगर मेरा वेरिएबल कोएफिशिएंट है तब के लिए भी मैंने जो सोल्यूशन है पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पहले आप सॉल्व करेंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, और जब आप f(x) को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपको मिलेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को जोड़िए टोटल सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन मीन्स नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है ऐसे निकाला जाता है, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारी वो हम कैसे निकालते हैं ये हमने आपको बताया, ठीक है ना, ये हमने डील कर लिया, ठीक। और कैसे हम लोग ऑर्डर को रिड्यूस करके निकाल सकते हैं ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने ज़्यादा टाइम दिया, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से आ गया, उसकी फील अच्छे से आ गई, तो आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ बढ़ सकते हो, ठीक है ना, तब और ज़्यादा मजा आने लगेगा। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करिए, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करिए, और डिफरेंशियल इक्वेशन आप ख़त्म कर दीजिए अच्छे से, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था पिछले भी लेक्चर में, इस वाले में भी, कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अलावा, मतलब सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बिना जो हमारा पेपर है, टेस्ट जेस्ट हो गया, TIFR हो गया, जैम हो गया, कोई भी पेपर आपका कंप्लीट नहीं है, मतलब कि एक ना एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आना तय है, ठीक। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से करें, जितना मैंने पढ़ा है सिर्फ उतना कर लें, और इस पर बेस्ड 10-10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे, जैसे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे e⁴ax वाले पे 10 क्वेश्चन लगाया, cos x वाले पे 10 क्वेश्चन लगाया। तो ऐसे करके अगर आप 100-150 क्वेश्चन लगा लेते हो डिफरेंशियल इक्वेशन, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में, चाहे टेस्ट हो चाहे TIFR हो, ठीक है। तो अब मैं अंशुमन अब चलता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो गया, अब हम आएंगे मिसलेनियस टॉपिक्स पे, ठीक है। उसमें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद जैकोबियन वगैरह पढ़ाना है,
ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मैं आपको ग्रीन्स फंक्शन के बारे में बताऊंगा, ग्रीन्स थ्योरम जो आपकी है उससे हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि उस पर बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक, तो ये सब चीज़ें मिसलिनियस टॉपिक्स में, टेलर एक्सपेंशन हो गया, ये सब चीज़ें आपको मिसलिनियस टॉपिक में मैं आपको एक लेक्चर में, एक या दो लेक्चर में आपको मैं आपका मिसलिनियस टॉपिक पूरा ख़त्म कर दूंगा। ये हमारा एंड होगा किसका, जैम के सिलेबस का। ठीक है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स देखिए आपकी ख़त्म होने वाली है। अगर आपने अभी से नहीं शुरू किया, प्लीज़ आप मैथमेटिकल फिजिक्स शुरू कर दीजिए। मैं क्वेश्चन की सीरीज मैथमेटिकल फिजिक्स पे, मैकेनिक्स पे, ईएमटी की ले आने वाला हूँ। उसमें 2-3 आपको क्वेश्चन सीरीज आपको मिलेगी, मीन्स आपको 2-3 पेपर मैं खुद ही बना के दूंगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, वो मैं आपको दूंगा, उसके लिए आप रेडी रहेंगे और मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ते रहेंगे। अब मैं सुमन चलता हूँ, धन्यवाद।